कहते हैं अच्छी कहानियों के लिए हमारे कान हर उम्र में तरसते रहते हैं दोस्तों। वैसे तो मेरा चैनल कविताओं का है, पर गद्य और पद्य, कहानियाँ और कविताएं दोनों मेरे ही विषय हैं। मैं अपने इस चैनल पर इससे पहले एक कहानी लेकर के आया था जो मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी रचना मंत्र थी, और आज मैं जो कहानी लेकर के आया हूँ वह भी मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी रचना ही है। यह कहानी पहले जितनी प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय की कुर्सी पे बैठने वाला हर इंसान ना किसी का भाई होता है, ना किसी का बाप होता है। तो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। यानी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे। सारे काम उनके साझे में होते थे। दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू चौधरी को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें ना खान पान का व्यवहार था, ना धर्म का नाता। यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, धर्म अपनी जगह पर होता है। कोई जरूरी नहीं कि आप अपने मित्र के साथ बैठकर एक थाली में खाना खाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने मित्र के घर रिश्तेदारी जोड़ लें, पर फिर भी आप मित्र हो सकते हैं, क्योंकि मित्रता विचारों से होती है। तो यहाँ पर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों अलग अलग धर्म से हैं, फिर भी दोनों मित्र हैं, क्योंकि उनमें जो व्यवहार है, उनमें जो नाता है, वो विचारों का नाता है। एक विचार होने की वजह से दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा प्रेम है। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है कि प्रेम विचारों से होना चाहिए, ना सिर्फ खून के रिश्ते और ना सिर्फ समाज के रिश्ते आपको मित्र बनाएं। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे, और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। यानी जुम्मन शेख के जो पिताजी जुमराती हैं वो एक टीचर हैं, वो एक शिक्षक हैं। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियां मांजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। यहाँ पर जुम्मन जी के जो पिता हैं वो जुमराती हैं। अलगू और जुम्मन शेख दोनों अपने पिता जुमराती के पास पढ़े बढ़े हैं, एक साथ शिक्षा ली है, और दोनों लंगोटिया यार हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं। और अब बात करते हैं अलगू चौधरी के पिता की। अलगू चौधरी के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्यापार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही ना थी तो कैसे आती। यानी भाग्यवादी हैं यहाँ पर हैं अलगू चौधरी के पिताजी। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल ना थे। उन्हें अपने सोंटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोंटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। यानी जो जुमराती जी हैं वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं और पिटाई बहुत करते हैं। वो डंडे पर अपने विश्वास रखते हैं, और इसी वजह से उनका बेटा जुम्मन जो है पढ़ने में बहुत तेज था। और उनका यानी जुम्मन शेख का हर जगह बोलबाला है गांव में। ये बात यहाँ पर कही गई है। गांव में जुम्मन की पूजा होती थी,
उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम ना उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। यहाँ पर अलगू चौधरी जो हैं वो धनवान हैं, और जो जुम्मन शेख है उनका मान सम्मान जो बना है वो उनकी जो शिक्षा दीक्षा उनके पूज्य पिताजी जुमराती जी से मिली है उसके कारण है। पर दोनों अच्छे मित्र हैं। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी है, उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी यानी जमीन, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत वह जमीन अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने खातिरदारियों पर भी मोहर लगा दी। यानी जुम्मन शेख को अपनी खाला से ज़मीन मिलनी थी, अपनी मासी से ज़मीन मिलनी थी, और इसी चक्कर में वो खूब आओ भगत करते थे उनकी। पर जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, जैसे ही ज़मीन उनके नाम हो गई, उन्होंने उनके खान पान पर भी मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया, बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया उसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक का गांव मोल ले लेते। ये कहना है जुम्मन शेख की पत्नी का। और एक बात मैं बता दूं यहाँ दोस्तों, कहते हैं कि लौटी बारात और गुजरा गवाही, यानी एक बार काम बन जाए इंसान का दोबारा वो आपकी तरफ नहीं देखता। जुम्मन शेख भी अपनी मासी की ज़मीन लिखा चुके हैं और आज उन्हें खाने तक की दिक्कत है। उनको खाना देना जहाँ पर उनका कर्तव्य था, आज वो लग रहा है कि अपनी मासी पर एक एहसान कर रहे हैं उनकी ज़मीन, उनकी मिल्कियत लेने के बाद। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी यानी अपनी पत्नी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं चाहिए? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, कोई या थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह दिन रात की खटखट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास गांव में दौड़ती रही। यानी खाला जान यहाँ पंचायत के लिए, न्याय की भीख के लिए लोगों के पास जाने लगी और वो सबसे कहती थी कि आके मेरा फैसला कर दो, पंचायत कर दो। आसपास के गांव में दौड़ती रहीं, कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी।
कहा कब्र में पांव लटके हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर तेरा मन क्यों नहीं मानता बुढ़िया। अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या करना है। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हाथ से पद रसा स्वादन का अच्छा अवसर मिल गया था, यानी लोग हंस भी रहे थे बुढ़िया के ऊपर। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के जैसे बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आए। ऐसे न्याय प्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको संतावना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। यानी अलगू चौधरी के पास अब वो बुजुर्ग पहुंची है और अलगू चौधरी और जुम्मन से घनिष्ठ मित्र हैं। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी, कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। तो खाला ने कहा कि अपनी विपत तो सबके आगे रो आई हूं, पर आने ना आने का अख्तियार अब उनका है। अलगू ने कहा, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला ने कहा, क्यों बेटा। अलगू ने कहा, अब इसका क्या जवाब दूं, अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से इंसानियत की बात ना कहोगे बेटा। संध्या का समय था। एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का भी प्रबंध किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों का कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, पहले की जो न्याय व्यवस्था थी, 5 लोग बैठ कर के गांव घर के जो बात कह देते थे वो बात मान ली जाती थी। वो बात हर हाल में लोगों को फॉलो करनी होती थी। वो निर्णय सर्वमान्य होता था, अंतिम होता था। वही पंचायत जुटी है जुम्मन शेख और उनकी खाला जान के बीच में, जिसमें अलगू चौधरी यानी जुम्मन शेख का मित्र भी वहां पर आया हुआ है। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। यानी वहाँ पर अगल बगल जो घरों से खाना बन रहा था उसका धुआं ज़्यादा था, या वहाँ पर चिलम गांजा भांग पीने वाले लोग ज़्यादा थे, या उनका धुआं ज़्यादा था। ये निर्णय कर पाना संभव नहीं हो रहा था। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक ने बताना चाहा कि भीड़ किस कदर थी। वहां पर लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मचा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, यानी उम्र भर रोटी कपड़ा देने का वादा किया था।
साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई ऐब है, तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। अगर जुम्मन में बुराई है तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी, ऐसा उस बुढ़िया ने कहा। रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। यानी लोगों की आपसी जो रंजिश होती थी वह भी निकालने लोग आते थे। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे पंच बदें, मुझे कोई उर्ज नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बना दो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुद से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। यानी अलगू चौधरी जो हैं सरपंच बना दिए जाते हैं पंचों के। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। हो भी क्यों ना, मित्र सरपंच हो जाए तो न्याय की कमी क्या? जिधर चाहे पलड़ा घुमा दे। मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वो कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी मित्रता है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा, क्योंकि बुढ़िया ने उनके मित्र को ही पंच बना दिया और जुम्मन शेख के जो दुश्मन थे वो कोस रहे थे कि जो निर्णय होगा वो जुम्मन शेख के पक्ष में होगा, इसलिए वो बुढ़िया को कोस रहे थे। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी, यानी मेरे नाम लिख दी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उससे मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बे नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं हुआ था, नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में ना पड़ता। मुझे यही कहना है कि आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें वो करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जीरा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। दोनों मित्र हैं, लेकिन आज एक मित्र मुजरिम की तरह सामने खड़ा है
और वहीं दूसरा मित्र न्यायाधीश बनकर के सिर्फ न्यायाधीश है और वो प्रश्न की झड़ियां उस पर लगाए जा रहा है। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, ना मालूम कब की कसरिया निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सकता है। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द किया जाए। अलगू चौधरी ने फैसला सुना दिया कि अगर आप माहवार यानी मंथली खर्च नहीं दे सकते अपनी मौसी का, अपनी खाला का, तो जमीन उनकी जो लिखाई है वो रजिस्ट्री, वो हिब्बानामा रद्द किया जाता है। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय का हेरफेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह है जब प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों का ही दंड है। अब ये बातें यहाँ पर जुम्मन शेख सोच रहे हैं, पर अलगू चौधरी ने अपनी जगह पर न्याय किया है। वो वह नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ अपने मित्र को कोसे जा रहे हैं कि उसने मित्रता क्यों नहीं निभाई, उसने उसके हिसाब से निर्णय क्यों नहीं दिया। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वो कहते थे इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती की जगह अलग है किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो यह कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू चौधरी और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनसे अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगा। वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। यहाँ तक कि कहानी में दोस्तों आपने देखा कि न्याय की कुर्सी पर बैठा इंसान सिर्फ न्यायाधीश होता है। वह तो ना किसी का मित्र होता है ना किसी का शत्रु होता है। कहानी बहुत लंबी ना हो इसके लिए हम दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे। मिलते हैं इसी कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।